हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो इस चैप्टर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के उन सेक्टर्स का और उसके मीनिंग का मतलब जानेंगे कि इसके सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती है और इस पूरी बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन टॉपिक्स का हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक ही दे रखा है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो ईयर 1933 था उसमें ओस्लो यूनिवर्सिटी थी नॉर्वे में, वहाँ के एक फेमस इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उनके अकॉर्डिंग पहला पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पार्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के माइक्रो से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। ठीक है, तो इसमें हम माइक्रो का मीनिंग ही होता है स्मॉल। तो इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे एक उपभोक्ता की समस्या अथवा एक फर्म कीमत निर्धारण की समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें सिर्फ एक यूनिट का हम स्टडी करते हैं, वो एक कंज्यूमर भी हो सकता है, वन कंज्यूमर या वन फर्म, लेकिन इसमें सिर्फ हम वन ही यूनिट की हम स्टडी करेंगे। एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर की समस्या, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और फर्म, एक फर्म के प्राइस डिटर्मिनेशन में किन किन समस्याओं को से सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अब हमारा मेन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो वर्ड है वो भी ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है बिग। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, उसे ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो इसमें सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, इसमें हमने एक कंज्यूमर की बात की थी, इसमें हम पूरी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर है वो जितना कंज्यूम करते हैं उसकी बात करेंगे। कुल रोज़गार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय और रोज़गार तो सभी लोगों को इफ़ेक्ट करता है ना, तो इसलिए इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट करेंगे। इसे आय तथा रोज़गार सिद्धांत भी कहा जाता है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों, कुछ अर्थशास्त्री थे हमारे एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो ने आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सामूहिक दृष्टि से करने का प्रयास किया था। मतलब कि ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन जो हमारे नए आए, नए परंपरावादी क्लासिकल अर्थशास्त्री जिनको हम बोलते हैं, जैसे मार्शल और पीगू, उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो जो 1930 की जो डिप्रेशन आया था इकोनॉमी में, बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था 1930 में, उससे पहले जो ज़्यादातर अर्थशास्त्री थे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को ही महत्व देते थे। तब तक मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इतनी किसी को जानकारी नहीं थी और ना ही उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। फिर 1936 में J.M. केन्जे ने एक बुक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक के बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो इकोनॉमिस्ट थे उनकी नज़र में बढ़ गई। आधुनिक काल में कई अर्थशास्त्रियों जैसे हिक्स, हैंसन, गार्डनर आदि ने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में बहुत सहयोग दिया। तो ये जो नए न्यू इकोनॉमिस्ट आए हैं इन्होंने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट किया। ये वही बात दे रखी है, अंग्रेजी भाषा का मैक्रो शब्द मैक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ है बड़ा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस प्रकार हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस भाषा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्या का अध्ययन करती है। जैसे बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी हमारी पूरी इकोनॉमी में फैलेगी ना, वो हमारे पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है उस सब को इफ़ेक्ट करेगी, तो इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट किया जाता है। मुद्रास्फीति की समस्या, जब मनी का जो प्राइस है, मनी वो बढ़ता ही रहता है
तो मुद्रास्फीति आ जाती है, मुद्रा का जो मूल्य है वो बहुत बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे भी वो पूरी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करेगी, इसलिए इसे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट किया जाएगा। मंदी, पैसे का मूल्य गिर जाना, ये भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएगी। यह समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक चरों पर प्रकाश डालती है। जैसे इसमें हम किन किन टॉपिक्स को देखेंगे? सकल मांग, यानी कि पूरी इकोनॉमी की मांग, सकल पूर्ति, पूरी इकोनॉमी में की जाने वाली सप्लाई, सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल, और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम इत्यादि। ये इनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप बुक 1 में पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं, सब कुछ जान चुके हैं। तो इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक और डेफिनेशन दे रखी है, 2 और दे रखी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी, वो पूरी इकोनॉमी में जो फंक्शनिंग होती है उससे रिलेटेड होती है। ये हमारी पूरी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चलती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है M.H. स्पेंसर के अकॉर्डिंग, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। यानी कि पूरी इकोनॉमी से इसका संबंध है, इसका रिलेशन है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किन किन समस्याओं का हम इसमें अध्ययन करते हैं? बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्र का कुल उत्पादन इत्यादि। इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। ये हमारी पूरी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है? इसमें हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेशनल ट्रेड। इन सब की डिटेल में यहाँ पे बता रखा है इन सब के बारे में। तो फर्स्ट है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा, उसके विभिन्न तत्वों, माप की विधियों तथा सामाजिक लेखांकनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है, उसको इफ़ेक्ट कौन कौन से जो फैक्टर है वो करते हैं, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और सामाजिक दृष्टि से भी इसका महत्व देखते हैं, अकाउंटिंग देखते हैं इसकी, सोशल अकाउंटिंग। इसमें हम ये भी सीखते हैं कि जो हमारे नेशनल इनकम है उसको मेज़र कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों की स्टडी हम इसमें करते हैं। इसमें रोजगार निर्धारण के विभिन्न तत्वों, रोजगार निर्धारण को जो एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? प्रभावपूर्ण मांग, यानी कि पूरे बाजार में, पूरी इकोनॉमी में हमारी कितनी डिमांड है। कुल पूर्ति, पूरी इकोनॉमी में की जाने वाली सप्लाई। कुल उपभोग, सभी कंज्यूमर द्वारा किया जाने वाला कंजप्शन कितना है। कुल निवेश, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है टोटल। कुल बचत, सेविंग कितनी हो रही है। गुणक आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मनी। रोजगार के स्तर पर मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की मांग, मनी की जो डिमांड और सप्लाई है, उन सब का भी उस पर, एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। एतव इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा के कार्यों तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो जो मनी है वो हमारी एम्प्लॉयमेंट को इफ़ेक्ट करती है, इसलिए हम इसमें मुद्रा, मनी के क्या क्या कार्य होते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उन सब का अध्ययन करते हैं। इसमें बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो है उनका भी स्टडी हम करते हैं। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण, प्राइस लेवल कितना होगा तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें हम मुद्रास्फीति, यानी कि मुद्रा की कीमतों में होने वाली असामान्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, कीमतों में होने वाली सामान्य कमी से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं। मुद्रास्फीति होता है कीमतों में वृद्धि हो जाना, और मुद्रास्फीति होता है कीमतों में कमी हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
आर्थिक विकास का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास अर्थात प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास यानी कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन के पास कितनी रियल इनकम आती है। रियल इनकम होती है कि हमारी दी हुई फिक्स इनकम से हम कितनी वस्तु और सेवाओं की डिमांड कर सकते हैं। तो इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, इकोनॉमीज़ है, उनकी भी स्टडी की जाती है। सरकार की राजस्व तथा मौद्रिक नीतियों का भी अध्ययन किया जाता है। डिमांड को और सेविंग को कम ज़्यादा करने के लिए सरकार अब बहुत सी राजस्व और मौद्रिक नीतियाँ बनाती है, उन सब की स्टडी भी हम इसमें करते हैं। लास्ट स्कोप दे रखा है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, टैरिफ, संरक्षण आदि समस्याओं के अध्ययन का समष्टि अर्थशास्त्र में काफ़ी महत्व है। तो टैरिफ होती है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको हम टैरिफ बोलते हैं। तो इन सब का भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।